हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स अनलॉक। आज जो है वो हम रीनीट रिवीजन के अंदर रे ऑप्टिक्स के जो है वो पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी वैसे ही जो है वो जोरों शोरों के साथ में आपकी जो है वो चल रही होगी। और अभी तक जो है वो हम मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर जो हाई वेटेज रखते हैं उनको जो है वो हमने कर लिया है। तो अगर आपको उनको देखना है तो आप जो है वो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर जो है वो आप जाके देखिएगा, रीनीट रिवीजन करके प्लेलिस्ट है, उसमें जो है वो मैंने मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर जो है वो डाल रखा है। तो आज की क्लास में हम जो है वो रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड पीवाईक्यू जो भी इंपॉर्टेंट है वो आए हुए हैं उनको अपन करेंगे। और सबसे पहले वही अपना काम जो होगा कि इसके जो शॉर्ट नोट्स है उसको जो है वो हम एक बार पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन क्लास को। थोड़ा सा अपनी फोटो को जो है वो छोटा कर लेते हैं और उसके बाद में जो है अपन आगे बढ़ते हैं। इसको यहाँ साइड में रख लेते हैं। तो चलिए अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसको यहाँ सेट कर देते हैं। हाँ, तो अपन जो है वो सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन वगैरह के बारे में आपको सब कुछ पता ही है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब भी कोई लाइट जो है वो किसी सरफेस पे आती है, इंसिडेंट होती है, तो वापस उसका उसी मीडियम में लौट जाना जो है वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है ना। और इसके अंदर अपन जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता ही होना चाहिए। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर के बराबर होता है। और ये इंसिडेंट रे है और ये आपके पास में नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। और ये इसका वेक्टर फॉर्म दे रखा है। इसको न भी देखोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन में आपको पता ही है, जब भी कोई लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट करती है तो लाइट का उसी मीडियम में वापस लौट जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है ना। और इसके लॉज के लिए अगर अपन बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। चलो अब अपन जो है वो आगे बात करते हैं इसकी, जैसे कि इसके ऑब्जेक्ट, तो रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो जब पॉइंट जहां से आपके पास में रेज क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम विच रेज एक्चुअली डाइवर्स, जहां से रेज जो है वो क्या होती है? एक्चुअली डाइवर्स होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? रियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और फिर उसके बाद में वर्चुअल क्या होता है? जहां पर जो रेज है वो अपीयर करती है ना, ऐसा लगता है कि यहाँ पर आके जो है वो क्या हो रही है? मिल रही होगी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो सेम वैसे ही जैसे ऑब्जेक्ट होता है रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वैसे ही जो है वो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज भी होती है। जब रे एक्चुअली में मीट करती है तो अपन बोलते हैं कि वहां पे जो है वो कौन सी रियल इमेज बनेगी। और जब रेज जो है वो मीट करती हुई ऐसा प्रतीत होती है ना, ऐसा अपीयर होती है, तो अपन बोलते हैं कि वहां पर जो है वो कैसा? वर्चुअल जो है वो इमेज बनेगा, ठीक है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख लो, यानी कि साइज ऑफ इमेज जो होता है इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जो अपने पास में अगर अपन बात करें प्लेन मिरर की, है ना, यहाँ पर अपन किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। तो प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर होता है, ठीक है ना। क्लियर है? और सेम डिस्टेंस पे होता है। जितनी डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है उतनी ही डिस्टेंस पे जो है वो क्या बनती है? इमेज भी बनती है। तो इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद में फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट द इमेज इज वर्चुअल, ठीक है ना। रियल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कैसी होती है? वर्चुअल होती है। जैसे हम जो है वो अपना चेहरा जब सुबह देखते हैं, अपना फेस सुबह देखते हैं, तो अपने को जो है वो मिरर के अंदर अपनी वर्चुअल इमेज जो है वो नजर आती है, रियल इमेज नहीं होती है, ठीक है ना। ओके और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, इसको भी देख लीजिए कि अगर आप किसी भी मिरर को आप जो है वो थीटा रोटेट करते हो तो जो हमारे पास में रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा से क्या हो जाती है? वो भी रोटेट हो जाती है। यानी कि देखिए जैसे क्या लिखा हुआ? फॉर अ फिक्स्ड इंसिडेंट लाइट रे, फिक्स्ड इंसिडेंट लाइट रे के लिए द मिरर बी रोटेट थ्रू एन एंगल थीटा, देन द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू एंगल 2 थीटा, ठीक है ना। जैसे अगर आप देखिए इसको ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास में ये एक मिरर है ना, और ये हमारे पास में रे आ रही है, ठीक है ना। तो अगर नॉर्मल क्या लॉन्ग आएगी तो वापस ऐसे चली जाएगी। और अगर अपन क्या करें, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दें, अगर अपन इसको ऐसे रोटेट कर दें तो रोटेट करने पे क्या होगा? एंगल मतलब जो नॉर्मल है वो अब ऐसे बनेगा, जो नॉर्मल है वो इस तरीके से होगा। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए हमने मिरर को अगर थीटा रोटेट किया, जैसे अगर अपन ने मिरर को जो है वो थीटा रोटेट किया, तो जो इंसिडेंट रे है और सॉरी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी क्या हो जाएगी हमारे पास में? जैसे ये अगर ये किसी एंगल थीटा पे आ रही है तो वापस किसी एंगल थीटा पे ही जाएगी, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपको याद क्या रखना है? तो आपको याद ये रखना है कि जब भी अगर हम किसी मिरर को अगर थीटा रोटेट करते हैं तो
अगर हम किसी मिरर को थीटा रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो 2 थीटा से क्या होती है, रोटेट हो जाती है सेम डायरेक्शन के अंदर। जिस डायरेक्शन में आप मिरर को रोटेट करोगे उसी डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया होगा, उसको भी अपन करेंगे। अब उसके बाद में आते हैं नंबर ऑफ इमेजेस। नंबर ऑफ इमेजेस काउंट करना है ना, जैसे कि n इक्वल टू, याद रखना आप, 360 डिवाइडेड बाय कितना, थीटा। अगर मान लीजिए m इवन आता है, अगर m क्या आ जाए, इवन आ जाए, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेगी वो कितनी बनेगी, m माइनस 1 बनेगी फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, चाहे बाइसेक्टर हो चाहे बाइसेक्टर ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए m ऑड आता है, m क्या आ जाए, ऑड, तो उसमें दो चीजें होती है कि अगर इफ ऑब्जेक्ट नॉट ऑन बाइसेक्टर, अगर बाइसेक्टर नहीं है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या जो है वो m के बराबर होगी, और अगर ऑब्जेक्ट एट बाइसेक्टर तो नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो क्या होगी आपके पास में, यहाँ पे m के बराबर नहीं होगी, m माइनस 1 के बराबर होगी, ये याद रखें, ठीक है ना, एक कम हो जाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, और ये रखा हुआ हमारे, सॉरी, ये और इसका क्या बन रहा है हमारे पास में, इमेज बन रहा है, और ये क्या है हमारे पास में, मिरर है। तो वेलोसिटी कंपोनेंट ऑन एक्स एक्सिस, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to mirror is equals to negative of velocity of object with respect to mirror, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है तो इमेज जो है वो इस तरफ मूव करेगी प्लेन मिरर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर अगर अपन बात करें y एक्सिस के अलोंग, तो y एक्सिस के अलोंग तो मोशन है ही नहीं, तो इसका मतलब इमेज की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, एक ही याद रखें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब स्फेरिकल मिरर आपको पता ही है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, मैं इसमें ज्यादा जाऊंगा नहीं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि हम जितनी भी चीजें पढ़ते हैं, जितनी भी डेरिवेशन या जो भी हम चीजें पढ़ते हैं, वो सारे के सारे जो फॉर्मूले होते हैं वो पैरेक्सियल रेज के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं, पैरेक्सियल रेज के लिए होते हैं। रेज विच फॉर्म वेरी स्मॉल एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस आर कॉल्ड पैरेक्सियल रेज। जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में स्मॉल एंगल बनाती है या स्मॉल एंगल बनाते हुए जो है वो रिफ्लेक्ट होती है या इंसिडेंट होती है, तो ऐसी रेज को अपन क्या बोलते हैं, पैरेक्सियल रेज बोलते हैं। और जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं, ऑल फॉर्मूले आर वैलिड फॉर पैरेक्सियल रेज ओनली, मार्जिनल रेज के नहीं पड़ते हैं। दो तरह की रेज होती है, एक तो होती है पैरेक्सियल रेज और एक होती है मार्जिनल रेज। तो पैरेक्सियल रेज जिनका एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में स्मॉल होता है, और मार्जिनल रेज जिनका एंगल जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में बड़ा होता है, लार्ज होता है, तो उनको अपन मार्जिनल रेज बोलते हैं, ठीक है। अब आपको जो है वो कुछ साइन कन्वेंशन, जैसा आपको पता होना चाहिए साइन कन्वेंशन के बारे में भी, कि जितनी भी डिस्टेंस है वो कहां से मेजर की जाती है, हमारे जो है वो पोल से मेजर की जाती है, ठीक है ना। जितनी भी डिस्टेंसेस होती है वो सारे की सारी कहां से मेजर की जाती है, पोल से मेजर की जाती है ना। वी फॉलो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू विच द पोल ऑफ द मिरर इज द ओरिजिन। पोल जो होता है वो क्या होता है, ओरिजिन होता है। अब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हम जितनी भी डिस्टेंस लेते हैं वो सारी पॉजिटिव लेंगे, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हम जो डिस्टेंस लेंगे वो क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, क्लियर है। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो हाइट होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के जो नीचे जो हाइट होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास में मिरर फॉर्मूला, ये सभी को पता है, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है ना। और 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहां f फोकल लेंथ, v इमेज डिस्टेंस, u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है। फिर मैग्निफिकेशन, और ये इमेज के बारे में कुछ यहाँ पर लिखा गया है कि अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होता है तो इमेज कैसी बनती है, एनलार्ज बनती है, और मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होता है तो इमेज जो है वो कैसी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है। और मैग्निफिकेशन लेस देन 0 हो तो इमेज इन्वर्टेड बनेगी, और ग्रेटर देन 0 हो तो इरेक्ट बनेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद में आता है हमारे पास में मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन वही हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू -v अपॉन में, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास में कौन सा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अब इसके बाद में आता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो इसमें भी ध्यान रखें, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो कैसे निकाली जाएगी, v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1, या u1 माइनस u2, उसका मैग्नीट्यूड लेना है हमें, ठीक है ना। और स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए अपन लिखेंगे -dv बाई du विच इज इक्वल टू m², ठीक है। फिर उसके बाद में आता है सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। तो इसको अगर आप नहीं भी देखोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट स्फेरिकल मिरर। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्फेरिकल मिरर की तरफ मूव करता है तो उसके लिए हमारे पास में जो इमेज है उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो अपन आगे देखते हैं। ये रहा हमारे पास में, ठीक है ना। जैसे 1/f प्लस 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो यहाँ हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया तो फोकल लेंथ तो कांस्टेंट होती है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। और फिर वही, अब ये डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए ना, इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा।
ठीक है, तो इसमें आपके पास में जो है वो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है इसका ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, ओके। चलो अब इसके बाद में और इसमें कुछ देखने लायक बात जो है वो ये आप इसको देख लेना एक बार। अच्छा, एक न्यूटन्स फॉर्मूला याद रखना, न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक है ना, ये क्या कहता है, अवेलेबल सॉरी एप्लीकेबल टू अ पेयर ऑफ रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज पोजीशन ओनली, किसके लिए, रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के लिए जो है वो ये एप्लीकेबल होता है। दे आर कॉल्ड कॉन्जुगेट पोजीशन ऑफ फोकल लेंथ, जैसे कि x1 एंड x2 है ना, जैसे दो फोकल लेंथ दे रखे, क्योंकि एक कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो या एक मिरर की बात करें तो यहां पर जो है वो क्या दे रखा है कि x1 और x2 क्या है, ये फोकस है, आर डिस्टेंस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, जो किसके बराबर होता है, x1 मल्टीप्लाई x2 इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर, ठीक है ना, जहां x1 क्या हो गया हमारे पास में डिस्टेंस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट और x2 क्या हो गया डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज, ठीक है ना, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। फिर उसके बाद में ऑप्टिकल पावर वही रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है ना, निगेटिव, अगर कॉन्केव मिरर है तो निगेटिव और आपके पास में कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव होगा। फिर उसके बाद में रिफ्लेक्शन पे आ जाता है, तो रिफ्लेक्शन में वही जब कोई लाइट रे किसी जो है वो मीडियम है ना, जैसे कि हमारे पास में ये है, ये इंटरफेस है दो मीडियम का है, तो यहाँ पर ये इंसिडेंट करती है, तो लाइट का जो है वो अपने पाथ से डेविएट हो जाना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और फिर उसके बाद में आता है हमारे पास में स्नेल्स लॉ, ये वाला, उसके बाद हमारे पास में क्या है, स्नेल्स लॉ, μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r, ठीक है, ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ये याद रखें। और फिर sin i अपॉन में sin r इज इक्वल्स टू sin i अपॉन में sin r, तो ये आपके पास में हो जाएगा क्या, μ2 अपॉन में μ1, इसको थोड़ा हटा देते हैं, ये हो जाएगा आपके पास में, ये ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए था, ये होता है आपके पास में μ21, ये ऐसे, ये होगा आपके पास में μ21 इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 एंड λ1 अपॉन λ2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान रखें, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब उसके बाद में एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, अगर लाइट रे, अगर ये मीडियम नहीं होता तो लाइट रे क्या होती, सीधी चली जाती, तो ये डेविएट हुई, तो कितना डेविएट हुई, ये इसको बोलते हैं अपन क्या, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है ना। तो ये होता है हमारे पास में किसके बराबर, i माइनस r के बराबर होता है। फिर उसके बाद में हमारे पास में आ जाता है क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, इसमें जो है वो इसका लैटरल शिफ्ट जो है वो हमें पता होना चाहिए, t इंटू साइन i माइनस r अपॉन कॉस r, ठीक है। और जहां पर जो t जो हमारे पास में t है वो क्या है, थिकनेस ऑफ स्लैब, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला। अब उसके बाद में एक है हमारे पास में अपेरेंट डेप्थ ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। जैसे h जो है वो हमारे पास में क्या हो गया, रियल हाइट हो गई, और h डैश हमारे पास में क्या है, जो है वो अपेरेंट डेप्थ है, ठीक है ना। और μ1 इज ग्रेटर देन μ2, यानी कि नीचे वाला मीडियम कौन सा है, रेयर मीडियम है, ये हमारे पास में कौन सा मीडियम हो गया, रेयर मीडियम हो गया, और ये ऊपर वाला कौन सा मीडियम हो गया हमारे पास में, डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है ना। तो आप ये याद रखना, h डैश अपॉन में h इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1, ठीक है। और एक ये अपने पास में अपेरेंट नॉर्मल शिफ्ट, एक शिफ्ट का फॉर्मूला भी याद रखना ग्लास स्लैब से, ठीक है ना, t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन में म्यू, ठीक है। और शिफ्ट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो ये देखो कुछ चीजें आपको एक बार देखनी पड़ेगी, आपको वैसे पता है, लेकिन मैं यहाँ पर जो क्विक रिवीजन करा रहा हूँ उसी की तरह जो अपन इसको देख रहे हैं, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद में एक आ जाता है अपन TIR, एक TIR बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। अब क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझते हैं। तो यहां पर देखिए, जैसा कि हमारे पास में सबसे पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो कंडीशन है वो ये है कि लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ये हमारे पास में कौन सा मीडियम होना चाहिए, ये डेंसर होना चाहिए, और ऊपर वाला मीडियम कौन सा होना चाहिए, जो है वो रेयर होना चाहिए।
अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि जब अगर कोई लाइट रे डेंसर से इंसिडेंट रे में जाती है तो उसका नॉर्मल के अलोंग हो जाना है ना, ग्रेज कर जाना, या जिस पर अपन बोले कि रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो अपन बोलते हैं कि उस एंगल को क्या बोलते हैं, जिस एंगल पर इंसिडेंट हुई उसको बोलते हैं अपन क्रिटिकल एंगल, थीटा सी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तो कंडीशन क्या हो गई हमारे पास में TIR के लिए। अब देखो कंडीशन क्या हो गई, एक तो लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और दूसरी कंडीशन क्या होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब अगर जो I2 है, ये जो I2 दे रखा है, अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो लाइट क्या होगी, वापस उसी मीडियम में लौट जाएगी। तो इसको बोलते हैं अपन क्या, TIR। और एक हमारे पास में साइन थीटा सी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। क्लियर है। चलो अब आते हैं अपन इसके कुछ एग्जाम्पल है ना TIR के। जैसे कि एक तो हो गया हमारे पास में स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, एक तो ये हो गया स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड है ना। उसके बाद में हमारे पास में एक हो गया ऑप्टिकल फाइबर, एक हो गया मिराजेस और लूमिंग। ये तो ये चीज आप देख लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू जो है वो रिफ्रैक्शन जो है वो क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो ये सब आपको चीजें पता होनी चाहिए। रिफ्रैक्शन का ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए, यू शेप का होता है ना, एंगल ऑफ डेविएशन, ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है ना, जहां पर I और E क्या होता है, बराबर होते हैं। इस तरफ एंगल ऑफ डेविएशन, ऊपर जो है वो एक्स एक्सिस पे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखा है और वाई एक्सिस पे हमने जो है वो एंगल ऑफ डेविएशन लिखा है, ठीक है। और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, R प्लस R डैश है ना, या R1 R2 बराबर में किसके, E के बराबर होता है, ठीक है। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला किसी भी प्रिज्म का, ठीक है। और अगर मान लीजिए थिन प्रिज्म है तो उसके लिए मतलब कि जैसे कि ए जो है वो लेस देन इक्वल टू कितना हो, 10 डिग्री हो, तो उसके लिए अपने पास में जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो n-1 इंटू ए के बराबर होता है। n जहां पर जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बता रहा है। उसके बाद में आता है डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन क्या होता है, द एंगुलर स्प्लिटिंग ऑफ अ रे ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट इनटू अ नंबर ऑफ कंपोनेंट। यानी कि सीधी सी बात करें तो व्हाइट लाइट का उसके 7 कॉन्स्टिट्यूटेड कलर में स्प्लिट हो जाना क्या कहलाता है, डिस्पर्जन कहलाता है, ठीक है ना। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और उसके बाद में अपन आते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्जन। तो क्या होता है, एंगल बिटवीन रेज ऑफ एक्सट्रीम कलर इन द रिफ्रैक्टेड लाइट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिस्पर्जन। यानी कि एंगल ऑफ डिस्पर्जन को अपन निकालेंगे डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर माइनस डेविएशन ऑफ रेड कलर, ठीक है ना, क्योंकि वॉयलेट और रेड का ही जो अपने पास में इसका जो डेविएशन होगा, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास में, एंगल ऑफ डिस्पर्जन कहलाएगा, कि कितना जो है वो डिस्पर्स हुआ। फिर उसके बाद में आती है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइडेड बाय डेविएशन ऑफ मीन रे। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो मीन रे जो होती है वो कौन से कलर की होती है, वो हमारे पास में येलो कलर की होती है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म। अब टू प्रिज्म के कॉम्बिनेशन के लिए देखो, एक तो हमें ये पता होना चाहिए इसका नेट डेविएशन, ठीक है ना, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन। फिर उसके बाद में डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन। तो ये चीज आप याद रखना है इसकी, ठीक है। फिर लेंस फॉर्मूले पे आ जाते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1 में f। और ये आगे हमारे पास में कौन सा, लेंस मेकर फॉर्मूला, LMF, लेंस मेकर फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई 1/r1 माइनस 1/r2। और जहां पर m जो है वो क्या बता रहा है, मैग्निफिकेशन जो क्या होता है, v/u पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद पावर ऑफ लेंस आ जाती है। तो पावर ऑफ लेंस क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर एज नोन एज पावर ऑफ लेंस। इसकी यूनिट क्या होती है, डायप्टर होती है। पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल टू 1/f। ये f जो है वो मीटर में रखना, और अगर 100 ऊपर लिखते हो तो f को जो है वो किस में रखना, सेंटीमीटर में रखना। तो ये हो गया हमारे पास में कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, सॉरी लेंस। इसके बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के अंदर हमारे पास में P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 है ना। P इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, P1 प्लस P2। और यहाँ अगर अपन बात करें मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा हमारे पास में M इज इक्वल टू M1 मल्टीप्लाई M2, M1 मल्टीप्लाई M2, याद रखना है, ठीक है ना। और आगे और अगर मान लीजिए 2 की जगह अगर मान लो 3, 4, 5 अगर लेंस रखे हुए हो तो मल्टीप्लाई M3 मल्टीप्लाई M4 मल्टीप्लाई M5, इस तरीके से। और पावर क्या हो जाएगी, P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन, इस तरीके से। फिर न्यूटन्स फॉर्मूला आ जाता है वापस हमारे पास में, वही F इज इक्वल टू रूट x1 मल्टीप्लाई x2। x1 क्या, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस, और x2 क्या, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फोकस, ठीक है। फिर उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब डिस्प्लेसमेंट मेथड में हमें ये पूरा ध्यान रखने की जरूरत नहीं, हमें ये एक रिलेशन याद रखना है,
ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू रूट I1 मल्टीप्लाई रूट I2। ओ क्या है हमारे पास में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और रूट I1 और I2 क्या है हमारे पास में, इमेज डिस्टेंस है। ठीक है ना, तो इनको जो है वो अपन यहाँ पर इसका जो रिलेशन है वो अपन याद रखेंगे, O इज इक्वल्स टू रूट I1 मल्टीप्लाई रूट I2। ठीक है चलो, तो ये तो हो गया हमारे पास में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अब उसके बाद में आ जाती है सिल्वरिंग ऑफ वन सरफेस ऑफ लेंस, है ना, लेंस के किसी एक सरफेस को करना, सिल्वर करना। तो एक तरीके से यहाँ पर मिरर और लेंस का कॉम्बिनेशन आ गया। अगर इसकी इफेक्टिव पावर देखें तो इफेक्टिव पावर क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई पावर ऑफ लेंस L1 एंड पावर ऑफ लेंस L2 और फिर प्लस पावर ऑफ मिरर। फिर वही इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम जो है वो यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर आप जो है वो इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, चलो, और ये हमारे पास में हो जाएगा 1/f इफेक्टिव इक्वल टू 2/f L1 प्लस 2/f L2 माइनस 1/f। और व्हेन प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड, अगर प्लेन सरफेस सिल्वर्ड हो तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला याद रखना R/2 इंटू म्यू माइनस 1। और व्हेन कॉन्वेक्स सरफेस इज सिल्वर्ड तो याद रखना F इज इक्वल टू R/2 म्यू। क्लियर है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, अब ये भी हमें पता होना चाहिए, जैसे कि अगर अपन बात करें सिंपल माइक्रोस्कोप की, तो एक तो इसका मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है ना, m इज इक्वल्स टू 1 प्लस d अपॉन में f। ठीक है ना, और ये कहां पे अपने को यूज करना है, जब इमेज का बने एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने। और ये अगर मान लीजिए इमेज जो है वो इंफिनिटी पे बने तो हमारे पास में सीधा क्या हो जाएगा, d अपॉन में f हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारे पास में कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए एक तो मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल्स टू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव और मल्टीप्लाई मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। फिर उसके बाद में आ जाता है वेयर m नॉट क्या होता है, v नॉट अपॉन में u नॉट या लेंथ ऑफ ट्यूब अपॉन f नॉट। कब, जब फाइनल इमेज का बने इंफिनिटी पे बने तब अपने को ये यूज करना है, vo अपॉन में uo। और रिलैक्स आई के लिए अपने को जो यूज करना है 1 प्लस d अपॉन में fe। तो ये ध्यान रखें यहाँ पर। ठीक है ना, चलो उसके बाद में आता है टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप के लिए क्या फॉर्मूला है, एक तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बहुत दूर रखा हो तो इसका मैग्निफिकेशन हो जाएगा हमारे पास में FO अपॉन में FE। और फिर उसके बाद में हमारे पास में टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, उसके लिए हो जाएगा अपने पास में मैग्निफिकेशन माइनस FO अपॉन FE मल्टीप्लाई 1 प्लस FE डिवाइडेड बाई D, जहां पर जो है वो हमारे पास में D क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर है, तो ये हो गया हमारे पास में इसके शॉर्ट नोट्स। तो ये मैंने इसके जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए आप इनको एक बार वापस से रिवाइज कर रहे ना, आपके सब कुछ चीजें पड़ी हुई है तो इसलिए मैं इतना ज्यादा डिटेल में जा नहीं रहा हूं। ठीक है, तो अब अपन जो है वो चलते हैं सीधे इसके फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अ माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर, है ना। क्या दिया आपको, एक तो माइक्रोस्कोप दिया है, एक तो आपको क्या दे रखा है, माइक्रोस्कोप दे रखा है, एक आपको जो है वो माइक्रोस्कोप दे रखा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ कितना दिया, 2 सेंटीमीटर, एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर, and the tube length of 40 centimeter. If the distance of distinct vision of eye is 25 centimeter, then the magnification in the microscope. तो देखो हमने थोड़ी देर पहले अभी हमने पढ़ा था कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो हमारे पास में क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाई मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे मैग्नीफाइंग पावर is equals to मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाई मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। ठीक है ना, तो अब इसको अपन क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं अपन VO, जैसे ये लिखा हुआ आपके पास में पीछे की तरफ, है ना, VO अपॉन में UO। ठीक है, ये आपके पास में हो गया क्या, VO अपॉन में UO और फिर मल्टीप्लाई, और आईपीस का क्या हो गया हमारे पास में 1 प्लस D अपॉन में FE। ये लिखा हुआ देखो, ये रहा 1 प्लस D अपॉन FE, ये वाला, तो 1 प्लस D अपॉन में FE। ठीक है, अब जो VO होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस काफी बड़ा होता है तो इसको अपन जो है वो जनरली इसको क्या बोलते हैं, इसकी ट्यूब लेंथ बोलते हैं, तो ये हो जाएगा L। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको इसकी फोकल लेंथ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास में 1 प्लस D अपॉन में FE। तो एक तो ये, लेकिन हमारे पास में क्वेश्चन कहाँ कहा गया, देखो इफ द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या बोला गया, 25 बोला गया, तो मैग्निफिकेशन हमें किसके लिए निकालना है, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए निकालना है। सो फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट
तो जब अपन नॉर्मल एडजस्टमेंट में बात करते हैं तो m इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास में हो जाएगा L अपॉन में FO मल्टीप्लाई D अपॉन में FE। सो m इज इक्वल्स टू L क्या है, ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ अपने को कितनी दी है, 40 दी है, तो ये हमने लिख लिया कितना 40 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस की कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो ये हमारे पास में हो गया 2 मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अच्छा, माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव क्या होता है, छोटा होता है, और आईपीस क्या होता है हमारे पास में, बड़ा होता है, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। और फिर अपन बात करते हैं यहाँ पर डी कितना दे रखा है 25, और फिर फोकल लेंथ किसकी, आईपीस की। आईपीस की फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास में 4 है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4 से ये कितना 10 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है, और 2 से ये हमारे पास में कितना 5 टाइम्स कट जाएगा, और 25 को आप जो है वो मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 125। तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ गई इसकी 125 आ गई, तो आंसर क्या होगा इसका, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ सर्टेन कैमरा अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 स्मॉलर थिन कॉन्वेक्स लेंस, इसका कॉम्बिनेशन दिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 स्मॉलर थिन कॉन्वेक्स लेंस आर अरेंज एक्सियली इन कॉन्टेक्ट, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन and total magnification in comparison to the power p and magnification m। तो देखो सीधी सी बात है, अगर अपन बात करें पावर की, तो पावर को अपन क्या लिखते हैं p1 प्लस p2 प्लस p3 एंड फिर प्लस p4, और सभी हमारे पास में क्या सिमिलर है ना। लेंसेज क्या हमारे पास में, जो लेंस है वो क्या है, सारे हमारे पास में सिमिलर है। तो जब सिमिलर है तो इसका मतलब p इज इक्वल्स टू p प्लस p एंड प्लस p, तो हमारे पास में जो टोटल आ जाएगा, इसको p डैश नाम दे देते हैं, कितना आ जाएगा 4p आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4p। और अब बात करें अपन जो है वो मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन को अपन कैसे लिखते हैं, m1 मल्टीप्लाई m2 मल्टीप्लाई m3 मल्टीप्लाई m4, तो ये हो जाएगा आपके पास में m डैश इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई m, तो ओवरऑल कितना हो गया हमारे पास में, ये m की पावर 4, कितना हो गया हमारे पास में m की पावर 4, तो 4p और m की पावर 4, तो ये क्या होगा अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या दिया, अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ, है ना, स्मॉल टेलीस्कोप has objective of focal length 140 centimeter and eyepiece of 5 centimeter, the magnifying power of viewing a distant object, तो distant object के लिए हमारे पास में सीधा m is equals to क्या लिखेंगे अपन, FO अपॉन में FE is equals to कितना है 140 and divided by कितना 5, तो यह जाएगा आपके पास में 5 2 जा 10 और फिर 4 और 8 5 जा 40, तो कितना आंसर आएगा 28, तो इसका आंसर क्या होगा 28 होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ये आपके पास में जो है वो 2024 का क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, अ लाइट रे एंटर थ्रू अ राइट एंगल प्रिज्म एट अ पॉइंट विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री एज शोन इन फिगर, इट ट्रेवल्स थ्रू अ प्रिज्म पैरेलल टू इट्स बेस BC एंड इमर्जेस अलोंग द फेस AC। ये ध्यान रखना। अब यहां पर जो ये रे दे रखी है ना, ये थोड़ा सा इसको अपन ऐसा बनाएंगे क्योंकि ये यहां पर गलत बनाया हुआ है, इसको अपन थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। ये रे ऐसे नहीं जा रही है, ये AC के अलोंग क्या कर रही है, ग्रेज कर रही है ना, ये ऐसे है, ये रे ऐसे जा रही है, ठीक है, क्लियर है। तो अब हमारे पास में जैसे कि ये एंगल 30 दे रखा है, ये एंगल 30 दे रखा है, तो हमने ये मान लिया कि ये एंगल आपके पास में कितना हो जाएगा, एक सेकंड, ये एंगल हमारे पास में हो जाएगा कितना R1, ठीक है, और ये एंगल हमारे पास में कितना हो जाएगा R2, ठीक है, और ये इस तरफ कितना हो गया हमारे पास में, ये एंगल ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो अगर अपन प्रिज्म के लिए बात करें तो प्रिज्म के लिए हमें पता है कि A इज इक्वल्स टू कितना होता है, A इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होता है, यही होता है,
ठीक है। और अब यहां से अगर अपन R1 निकाले तो R1 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास में हो जाएगा A माइनस R2, यही होगा हमारे पास में, ठीक है ना। इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया देखो कि इट ट्रेवल्स थ्रू अ प्रिज्म पैरेलल टू इट बेस, और क्या बोला गया, राइट एंगल प्रिज्म। क्या बोला गया, राइट एंगल प्रिज्म। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी हुई, 90 हुई, तो ये हमारे पास में हो जाएगा R1 इज इक्वल्स टू 90 माइनस R2। इसको अपन इक्वेशन नंबर अभी 1 दे देते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो अब उसके बाद में क्रिटिकल एंगल देखो, क्योंकि ये लाइट रे क्या कर गई, ग्रेज कर गई, तो इसका मतलब क्रिटिकल एंगल लगाएंगे, तो साइन सी, है ना, तो साइन सी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास में क्या, दोनों तरफ क्या होगा ए, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया कितना, म्यू, तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा 1 अपॉन में म्यू, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम ऐसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो रेयर क्या है, एयर है, और डेंसर हमारे पास में जो भी है हमारे पास में, उसको हमने क्या मान लिया, म्यू मान लिया। और इसको अगर अपन परपेंडिकुलर माने और इसको अपन हाइपोटेनस माने तो कर सकते हैं ना, जैसे कि है ना, ये एंगल अपने पास में कितना मान लिया, सी, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ 1 और हाइपोटेनस कितना हुआ, म्यू, तो ये कितना हुआ, तो ये हो जाएगा हमारे पास में रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, क्लियर है। अब अपन क्या करते हैं, जो है वो यहां पर जो है वो स्नेल्स लॉ लगाता है, इस जगह पे स्नेल्स लॉ लगाता है। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है हमारे पास में, ये हो जाएगा क्या, μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 साइन आर, यही होगा। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हमारे पास में 1, और ये आई कितना हमारे पास में 30 इक्वल्स टू, ये हमारे पास में कितना है म्यू, और आर की जगह अपन क्या रखेंगे, R1 रखेंगे। तो यहां से अब अपन देखें तो साइन 30 कितना होता है हमारे पास में 1/2 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास में कितना म्यू, और फिर साइन R1, और R1 की जगह पे अपन कितना रखेंगे, ये रहा, सॉरी R1 की जगह अपन रखेंगे कितना 90 माइनस R2, तो ये हो जाएगा आपके पास में साइन 90 माइनस R2, क्लियर है, ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास में। और ये R2 हमारे पास में किसके बराबर होगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। R2 किसके बराबर होगा हमारे पास में, यहाँ पे R2 इज इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल। तो ये हो जाएगा अपने पास में, इसको इसकी जगह जो है वो मैं क्या रख सकता हूँ, क्रिटिकल एंगल रख दूं, यहाँ पर इसकी जगह पे जो है वो मैं क्रिटिकल एंगल रख देता, तो 90 माइनस सी हो जाएगा। और फिर अब अपने पास में यहाँ पर हो जाएगा कितना, साइन 90 माइनस सी, तो 1 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा म्यू, और ये हो जाएगा कितना कॉस सी, और यहां से अपन कॉस सी निकाल सकते हैं, तो कॉस सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना है रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में हाइपोटेन्यूस कितनी है, म्यू है। तो ये जो है वो अपन यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना 1 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू म्यू, और फिर मल्टीप्लाई, और कॉस सी की जगह आ जाएगा कितना रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में कितना म्यू। तो ये हमारे पास में यहाँ क्या होगा, ये म्यू से ये म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और फिर अपन इसको जो है क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, अपने पास में जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना 1/4 इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और इसको अपन जो इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा आपके पास में कितना म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 4, और फिर यहां से अपन जो है वो इसको सॉल्व कर लेंगे फाइनल, तो म्यू इज इक्वल्स टू, ये आपके पास हो जाएगा म्यू इज इक्वल्स टू रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये इसका फाइनल आंसर आएगा रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो ये था हमारा जो है वो क्वेश्चन 2024 का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में टू थिन लेंसेज ऑफ सेम फोकल लेंथ f, बट वन इज कॉन्वेक्स एंड अदर वन इज कॉनकेव। तो अगर कॉन्वेक्स दिया है, आपको क्या दिया है, कॉन्वेक्स दिया है, तो कॉन्वेक्स दिया है तो इसकी फोकल लेंथ हमारे पास में क्या हो जाएगी प्लस f, और फिर दूसरा कौन सा दिया, कॉनकेव दिया है ना, तो कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी माइनस f, ठीक है ना, कितना हो जाएगा माइनस f हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/f, इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 विच इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/f और 1/f इक्विवेलेंट।
तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना 0। तो हमारे पास में यहां से बोलेंगे कि f इक्विवेलेंट कितना आया इनफाइनाइट, f इक्विवेलेंट कितना आया इनफाइनाइट। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में इन द फिगर शोन हियर व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। देखो ये भी हमारे पास में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का जो है वो सवाल दिया गया है, ठीक है ना, और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर जो है वो पूछा जाता है, और इसके आगे भी और भी क्वेश्चन है जो है वो प्रीवियस ईयर में आए हुए, तो वो भी हमारे पास में जो है वो अपन उसको करेंगे। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो दिखने में हमारे पास में एक लेंस लग रहा है, बाकी ये हमारे पास में कितने 3 लेंस है। एक तो आपको कॉन्वेक्स दिख ही रहा है, और दूसरा हमारे पास में हो जाएगा कौन सा कॉनकेव लेंस, ये वाला। एक लेंस ये हो गया, और दूसरा लेंस हमारे पास में एक ये भी है, और एक हमारे पास में ये कॉन्वेक्स लेंस। तो कुल मिलाकर हमारे पास में जो है वो कितने लेंस हुए, हमारे पास में जो है वो 3 लेंस हुए। कितने लेंस हुए? 3 लेंस हुए। तो इनको 1 by 1 जो है वो अपन बना लेते हैं। जैसे एक लेंस ये हो गया, और एक लेंस हमारे पास में ये हो गया कॉन्वेक्स, और वापस से एक लेंस हमारे पास में हो गया ये वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो वो कितने 3 लेंस हो गए। एक इसको नाम दे देते हैं L1, ये हो गया हमारे पास में L2, और ये हो गया हमारे पास में कितना L3। ठीक है, तो अब सबके अपन जो है वो फोकल लेंथ निकाल लेते हैं लेंस मेकर फॉर्मूले से, है ना। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या हमारे पास में 1/f इज इक्वल्स टू म्यू -1, और फिर 1/r1 - 1/r2। अपन फटाफट जो है वो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं 1/f1। 1/f1, तो 1/f1 हमारे पास में कितना हो जाएगा 1.6 - 1, क्योंकि इसके लिए जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 1.6 दिया, और फिर उसके बाद में ये प्लेन सरफेस है, तो इसके लिए हमारे पास में कितना हो जाएगा 1/∞, और फिर माइनस इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 20। ये ठीक है, तो ये तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 0 हो जाएगा। 1.5 - 1 तो कितना हो जाएगा 0.6, और फिर पॉइंट हटाएंगे तो 0.6, और ये माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास में ये आएगा -3/100। कितना आएगा -3/100। और फिर आता है अपन 1/f2, तो 1/f2 में अपने पास में 1.5 - 1, और फिर 1/20, और फिर -1/-20 ना, क्योंकि इसकी 2 रेडियस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास में 0.5 बचेगा यहाँ से, और ये 2/20 तो कितना हो जाएगा 1/10, तो ओवरऑल अपने पास में आ जाएगा कितना 1/20। और फिर अपने पास में 1/f3, 1/f3, तो 1/f3 ये आपके पास हो जाएगा कितना, इसका कितना दे रहेगा आपको 1.6, वही वापस है ना 1.6 - 1, और फिर 1 में ये हो जाएगा आपके पास में इन्फिनिटी, 1/∞, और फिर -1/20, तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना -3/100। तो F1 1/f1 1/f2 1/f3 अपन निकाल ली। अब अपन आ जाते हैं इक्विवेलेंट पे। तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इसका 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू -3/100, और फिर प्लस का 1/20, और फिर माइनस का 3/100। अब इसको जो है अपन क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, तो है ना। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 100 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा -3, और फिर +5, और फिर -3, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास -6 + 1, तो कितना आ गया -1/100। तो हमारे पास में इक्विवेलेंट कितना आया -100 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा इसका फाइनल आंसर होगा -100। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में लाइट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t1 इन एयर। ठीक है ना, लाइट जो है वो x डिस्टेंस ट्रैवल करती है t टाइम में एयर में, और 10x इन टाइम टू इन अनदर डेंसर मीडियम। एयर में तो कितना t1,
टाइम में, और 10x डिस्टेंस जो ट्रेवल करती है किसमें, अनदर दूसरे मीडियम के अंदर। तो अगर अपन देखें इसको तो जैसे स्पीड ऑफ लाइट की बात करें इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, तो वो मान लिया मैंने कितना अपने पास में v1, तो ये हो जाएगा आपके पास में डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये डिस्टेंस अपॉन कितना हो गया टाइम, और फिर अपने पास में स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो मीडियम में अपन ने मान लिया कितना v2, और ये हो गया अपने पास में कितना 10x एंड डिवाइडेड बाय t2, ये होगा 10x डिवाइडेड बाय t2। अब क्रिटिकल एंगल अपने को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है अपने को, क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। तो क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है तो हमारे पास में हो जाएगा कितना, देखो साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू, ये होता है अपने पास में क्या, म्यू1 अपॉन में म्यू2 होता है ना, यही तो होता है, म्यू रेयर अपॉन में म्यू डेंसर, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, v डेंसर अपॉन में v रेयर, या इसको अपन लिखेंगे क्या, v2 अपॉन में v1। तो यहां से अपने पास हो जाएगा ये साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू 10x डिवाइडेड बाय t2 और फिर अपॉन x डिवाइडेड बाय t1, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास में, ये x से ये x कट जाएगा और कितना हो जाएगा आपके पास में 10 t1 अपॉन में कितना t2, ठीक है। और यहां से आपके पास में क्रिटिकल एंगल थीटा सी इक्वल्स टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स 10 t1 अपॉन में कितना t2, तो ये आएगा अपने पास में फाइनल आंसर। क्लियर है, तो क्या आंसर हुआ इसका 10 t1 अपॉन t2, तो 10 t1 अपॉन ये रहा थर्ड ऑप्शन, ये करेक्ट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बाइकॉन्वेक्स लेंस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, r1 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, तो r2 इज इक्वल्स टू माइनस का 20 सेंटीमीटर, यही होगा, है ना, माइनस का 20 सेंटीमीटर। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया म्यू दिया कितना दिया 1.5 दिया, तो आपसे पूछी गई क्या पावर क्या होगी, तो पावर निकालनी है तो वही अपने पास में 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू यही पावर होगी, और उसके बाद अपने क्या लिखेंगे म्यू माइनस 1 और फिर मल्टीप्लाई 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, सो 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू, यह पावर लिख दे सीधा क्योंकि पावर ही फाइंड करनी है, तो पावर p इज इक्वल्स टू, है ना, p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 20 और फिर माइनस 1 अपॉन 20, सो p इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास में कितना 0.5 और फिर मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। तो ये पॉइंट हटा दो, ये 0 है ना, 5 से ये 2 बार कट गया और 2 से जो है वो एक सेकेंड, तो हमारे पास में ये कितना हो गया आपके पास में, अच्छा ये सेंटीमीटर में दे रखा है, ओके 20 सेंटीमीटर, इसको अपने को रेडियस को अपने को यहाँ पे मीटर में रखना था, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा आपके पास में कितना 3/2, क्योंकि डायप्टर में दे रखा है ना, तो इसलिए अपने को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3/2 माइनस 1, तो एक तरीके से सीधा अपने इसको लिख ले कितना 0.5, 1.5 में से 1 चला जाएगा तो 0.5 और फिर मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा आपके पास में 2/20, लेकिन इसको चेंज करना पड़ेगा अपने को, तो ये 0.5 मल्टीप्लाई और फिर ये आपके पास में हो जाएगा कितना 2 डिवाइडेड बाय 0.2, क्योंकि इसको अपने को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा अपना। तो ये अपने पास में ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो पावर इसकी कितनी निकल के आ गई प्लस का 5d, तो आंसर होगा इसका क्या प्लस का 5d। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। टू ट्रांसपेरेंट मीडिया A and B आर सेपरेटेड बाय अ प्लेन बाउंड्री, the speed of light in those media are 1.5 into 10 to the power 8 meter per second and 2 into 10 to the power 8 meter per second respectively। तो क्रिटिकल एंगल बताना है कि क्या होगा, तो बहुत क्लियर है ना, क्योंकि देखो म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है c अपॉन में v, है ना, तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मी, तो यहां से अगर अपन देखें म्यू ऑफ रेयर मीडियम डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ डेंसर मीडियम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ डेंसर मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रेयर मीडियम, ऐसे लिखेंगे अपन इसको।
ठीक है, चलो अब अपने को क्रिटिकल एंगल निकालना है, तो ये होता है अपने पास में क्या, क्रिटिकल एंगल होता है साइन थीटा सी, है ना। रेयर मीडियम का जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अपने को जो है वो द ट्रांसपेरेंट मीडिया ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय अ प्लेन बाउंड्री, द स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडिया, है ना। अब देखो आपको स्पीड दे रखी है, तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और एक दे रखी है 2, तो ज्यादा कौन सी है, 2 वाली ज्यादा है, तो इसका मतलब वो मीडियम कौन सा होगा, रेयर होगा, जिसकी कम है वो कौन सा होगा हमारे पास में, जो है वो इसका डेंसर मीडियम होगा। तो इसका मतलब अपन ऊपर लिखेंगे कितना, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर 8। तो ये 10 टू द पावर 8 से 10 टू द पावर 8 कैंसिल आउट हो गया, और ये हमारे पास में पॉइंट हटाया, और ये अपने जो है वो यहाँ पे 0 लगा दिया, तो ये अपने पास में कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, और ये कट गया अपने पास कितना, 2 टाइम्स। तो साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 3/4, और जो कितना होता है अपने पास में 0.75। तो यहां से अपने पास में थीटा सी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0.75, ये इसका आंसर होगा। तो क्या आएगा आंसर, साइन इनवर्स 0.75, सेकंड इसका आंसर होगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले सवाल पर। अ लाइट रे फॉल्स ऑन अ ग्लास सरफेस of refractive index √3 at an angle 60 degree, the angle between refracted and reflected ray would be। तो देखो जैसे कि ये हमारे पास में सरफेस है ना, और ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। अब लाइट रे इंसिडेंट कर रही है किस एंगल पे, 60 डिग्री पे, ये इंसिडेंट की 60 डिग्री पे। अब क्या होगी, ये रिफ्रैक्ट होगी, तो मान लिया ये रिफ्रैक्ट हुई, तो आपने को क्या पूछा गया, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये आपसे पूछा गया। तो देखो रिफ्लेक्ट ऐसे होगी, और ये रिफ्रैक्ट होगी, ये तो कौन सी होगी, रिफ्लेक्टेड, और ये कौन सी होगी, रिफ्रैक्टेड, ये होगी अपने पास में रिफ्रैक्टेड रे। चलो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रही है आपको, है ना, तो इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 60 होगा, ठीक है, कितना होगा, 60 होगा। अब सबसे पहले अपन लगाते हैं स्नेल्स लॉ, इस पॉइंट पे अपन क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो क्या होता है हमारे पास में, इस तरफ कुछ नहीं, इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, √3, तो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल्स टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, √3 मल्टीप्लाई साइन r, और साइन 60 कितना होता है, √3/2 इक्वल्स टू √3 इंटू साइन r। तो ये √3 से √3 गया 1/2, तो इसका मतलब r कितना आया, 30 डिग्री आया, r कितना आया, 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, 30 डिग्री होगा। और हमें क्या पूछा गया, हमें तो ये एंगल पूछा गया है, ये कितना है, तो ऑब्वियसली बात है पूरा एंगल कितना 180 होगा, उसमें से ये 60 और ये 30, तो कितना हो गया 90। तो ये कितना बचा हमारे पास में, पीछे 180 में से 90 चला जाएगा, पीछे बचेगा 90। इसका मतलब कितना एंगल है, 90 डिग्री है, क्योंकि आपसे यही पूछा गया है कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में क्या एंगल होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, अ लेंस ऑफ large focal length and large aperture best suited an objective of astronomical telescope since a large aperture contributes to the quality and visibility of image। बिल्कुल सही है। a large area of objective ensure better light gathering। ऑब्वियसली बात है जितना लार्ज एरिया होगा माइक्रोस्कोप में जो लाइट्स हैं, है ना, जो भी रेज आ रही है वो ज्यादा से ज्यादा आएगी, और फिर उसके बाद में लार्ज अपर्चर प्रोवाइड्स अ बेटर रिजोल्यूशन। बिल्कुल सही है, रिजोल्यूशन अच्छा आएगा और इमेज जो है वो बिल्कुल ब्राइट बनेगी। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तीनों ही स्टेटमेंट सही दे रखे हैं, इसका मतलब ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं अपन। चलिए पानी पी लेते हैं जब तक आप इस क्वेश्चन को करो। अ कॉन्वेक्स लेंस ए ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर and a concave lens of focal length 5 centimeter are kept along the same axis with the distance d between them। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी दे रखी है, d डिस्टेंस दे रखी है। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में एक, तो ये तो हो गया हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस,
और ये हो गया हमारे पास में कॉनकेव लेंस, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है। इनके बीच जो डिस्टेंस दे रखी है वो डी दे रखी है, ये डी है, ठीक है। और क्या कह रहा है आगे, अ कॉनकेव लेंस बी ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, और ए की फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर है, अलोंग द सेम एक्सिस। तो बोला गया देन द डिस्टेंस डी इन सेंटीमीटर विल बी, तो दोनों के बीच में जो है वो डिस्टेंस क्या होगी हमें ये बताना है। तो देखो अगर मान लीजिए कॉनकेव लेंस नहीं होगा, अगर कॉनकेव लेंस नहीं होगा तो जो पैरेलल रेज आ रही होगी वो क्या होगी, इसके फोकस पे मिलेगी, ठीक है ना। और इसका फोकस कितना है, इसका कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस है वो हमारे पास में कितना है, वो 20 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये कितना होगा हमारे पास में 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो फोकल लेंथ है वो कितना होगा 5 सेंटीमीटर हुआ, वो कितना हुआ हमारे पास में 5 सेंटीमीटर हुआ। तो अब अगर मान लीजिए इन द एब्सेंस ऑफ कॉनकेव लेंस, है ना, कॉनकेव लेंस के एब्सेंस में अगर पैरेलल रेज फोकस होती है F2 पे जिसकी डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर है, और फिर अगर अपन कॉनकेव लेंस भी रखते हैं जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कितनी हुई 5 सेंटीमीटर, और ये कितनी हुई 20 सेंटीमीटर। तो 20 में से 5 माइनस हो जाएगा, तो D इज इक्वल्स टू, बहुत आसान सा सवाल है, 20 में से 5 माइनस, तो पीछे कितना बचा हमारे पास में 15 सेंटीमीटर बचा, ठीक है। तो आंसर कितना होगा इसका 15 सेंटीमीटर। देखो बहुत सिंपल सा है ना, क्या बोला गया था कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 20 है और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, along the same axis with distance d between them. If a parallel beam of light falling on A leaves B as a parallel beam, then the distance d in centimeter will be. तो ये पूछा दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, द पावर ऑफ बाइकॉन्वेक्स लेंस, पावर ऑफ बाइकॉन्वेक्स लेंस इज 10 डायप्टर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ईच सरफेस इज 10 सेंटीमीटर। तो पावर कितनी दी हमें जो है वो 10 डायप्टर दी है। तो अपने पास में इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू 1 अपॉन में P, ठीक है। अब इस सेंटीमीटर में निकालना है तो ये हमारे पास में हो जाएगा क्या 100 डिवाइडेड बाई कितना 10, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपके पास में कितना 10 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी आ गई हमारे पास में 10 सेंटीमीटर। अब लगा लो अपन लेंस मेकर फॉर्मूला, तो 1 अपॉन F इज इक्वल्स टू वही म्यू माइनस 1 और फिर मल्टीप्लाई 1 अपॉन R1 और फिर माइनस 1 अपॉन में R2, ठीक है। तो अब 1 अपॉन F, तो F कितना हमारे पास में 10 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 और फिर मल्टीप्लाई 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो दोनों सरफेस क्या है सेम है, तो उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगी सेम होगी। तो ये हो जाएगा आपके पास में 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन माइनस 10, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 10 इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 और फिर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये म्यू माइनस 1 इक्वल्स टू यहां से कितना हो जाएगा 1/2 और 1 उस तरफ चला जाएगा तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है हमारे पास में 3/2, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या दिया आपको क्रिटिकल एंगल दिया है फॉर TIR फ्रॉम अ मीडियम टू वैक्यूम, कितना दिया है 45 डिग्री दिया है। तो आपसे पूछा गया वेलोसिटी क्या होगी। तो आपको जब अगर क्रिटिकल एंगल दे रखा है ना तो आप इससे क्या फाइंड कर लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर लो और फिर उसके बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगा लो म्यू या n इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ये अपने को फाइंड करनी मीडियम में। तो ये हमारे पास में हो जाएगा कितना, अगर अपन इसको देखें क्रिटिकल एंगल कितना दे रखा आपने को थीटा सी कितना दिया 45 डिग्री दिया, ठीक है। अब हमारे पास में साइन या आप लगा लो यहां पर स्नेल्स लॉ लगा लो, तो स्नेल्स लॉ हमारे पास में क्या हो जाएगा म्यू वन साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर, यही होगा। और म्यू वन हमारे पास में मीडियम है ना एयर, तो एयर के लिए हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा हमारे पास में 1 हो जाएगा। सो 1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा साइन 45 इक्वल्स टू, और फिर हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना हो गया हमारे पास में म्यू और फिर मल्टीप्लाई साइन आर और ये कितना हमारे पास में 90 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। और एक मिनट, अच्छा उल्टा हो गया ये, इसको वापस से कर लेते हैं।
यहां से हटाओ इसको, μ1 sin i। तो अपने पास में μ1 तो हमारे पास में म्यू रह जाएगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हमारे पास में कितना हो गया 45 डिग्री, इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वापस किस में, एयर में चला गया है ना, ये एयर होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, इसको ऐसे लिख लो, इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो ये हो जाएगा अपने पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, और ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। तो रेयर का कितना हो गया 1 हो गया, और उसके बाद में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है क्रिटिकल एंगल पे 90 डिग्री का हो जाता है, तो साइन 90 हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और म्यू मल्टीप्लाई ये कितना 1/√2 इक्वल्स टू 1। तो यहां से हमारे पास में म्यू बराबर में कितना आ गया, √2 आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़े, हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड हमारे पास में क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय म्यू। तो v इज इक्वल्स टू ये कितना होता है हमारे पास में 3 इंटू 10⁸ एंड डिवाइडेड बाय ये कितना हमारे पास में √2। तो वेलोसिटी कितनी आ गई इसकी 3 डिवाइडेड बाय √2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर एट अ डिस्टेंस 1.5 f, है ना, एक ऑब्जेक्ट को जो है वो कॉन्केव मिरर से 1.5 f के डिस्टेंस पे रखा गया है। तो बोला गया है कि इमेज जो है वो कहां बनेगी। तो अगर अपन देखें तो ऑब्जेक्ट अपने को कितना दे रखा है, u इज इक्वल्स टू माइनस का 1.5 f, यही होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यही होती है हमारे पास में। ठीक है ना, और फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ f, तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा माइनस का f हो जाएगा, क्योंकि कौन सी दे, ये कौन से हमारे पास में कॉन्केव है, मिरर कौन सा हमारे पास में कॉन्केव। तो कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है ना। अब हमारे पास में हमें क्या निकालना है, v निकालना है। तो v इज इक्वल्स टू सीधा क्या हो जाएगा u इंटू f एंड डिवाइडेड बाय u माइनस f। सो v इज इक्वल्स टू u कितना हमारे पास में माइनस का 1.5 f और फिर मल्टीप्लाई माइनस का f एंड डिवाइडेड बाय ये अपने पास में माइनस का 1.5f और फिर माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का f। ठीक है, तो ऊपर आपके पास में कितना हो गया f इंटू f स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1.5 मल्टीप्लाई ये आपके पास हो गया कितना f स्क्वायर और डिवाइडेड बाय माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 1.5 में से ये माइनस हो जाएगा, तो पीछे कितना बचेगा हमारे पास में 0.5f। तो ये एक f से ये एक f कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, और फिर ये आपके पास में पॉइंट से ये पॉइंट भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास में v इज इक्वल्स टू ये आएगा आपके पास में कितना माइनस का 3f। तो v इक्वल टू कितना है हमारे पास में माइनस का 3f। तो ये इसका आंसर होगा। तो अब देखिए इसके अभी लगभग जो है वो 15-20 क्वेश्चन और बचे हुए और वीडियो जो है वो काफी जो है वो बड़ी हो चुकी है। तो हम जो है वो अब इसको क्या करते हैं, इसको यही बाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसका एक्चुअली अपन इसके जो है आप 2 पार्ट कर लेते हैं ना, क्योंकि अगर वीडियो जो होगी वो काफी बड़ी हो जाएगी, लगभग 2 घंटे के आसपास हो जाएगी। तो हम जो है वो इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं। ठीक है ना, तो बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको अपन जो है वो इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको जो है वो चीजें समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे जो है वो आप मान के चलिए कम से कम 2 क्वेश्चन, ज्यादा ही आते हैं ना, कभी कभी 3 भी आते हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो कंफर्म है कि रे ऑप्टिक्स से आपके आते ही आते हैं। ठीक है ना, तो इनको प्रैक्टिस करते रहिए। हाई वेटेज चैप्टर है, इसको हमें करना ही करना है रे ऑप्टिक्स को। ठीक है ना, क्योंकि हमें जो है वो पता है कि हमारे पास में अब टाइम कम है ना, हमको सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि सब कुछ पढ़ने जाओगे तो कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए मतलब फिजिक्स के लिए है कि आपको अगर 120-130 मार्क्स अगर आपको करने हैं तो आप जो है वो सिलेक्टेड चैप्टर ही पढ़ के जाओ, है ना, क्योंकि हम जो है वो अब कुछ प्लान करके पढ़ेंगे तो हम चीजें और ज्यादा समझ पाएंगे। सब पढ़ने के चक्कर में हम कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू।